दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से अगर किसी शहर का नाम लिया जाए तो वो शहर वेनिस ही होगा। वेनिस वाकई कमाल का शहर है। उसकी स्थापत्य कला, वहां की इमारतें, वहां का मौसम और उस शहर के बीच से चीरती हुई निकलती हुई वहां के कैनाल और उस कैनाल में चलती हुई किश्तियां, उन किश्तियों पर सफर करते हुए लोग और इस दृश्य को समझते हुए जिंदगी के साथ जोड़ने के लिए कमोवेश वेनिस शहर में हर दिन 50 से 54 हजार लोग पहुंचते रहे हैं। लेकिन आज उस शहर में सन्नाटा है। परिंदा भी वहां शहर में नहीं है। और यह एक ऐसा शहर है जहां पर होटल कम है, लेकिन वहां पर घरों को ही जो पर्यटक आते हैं वो किराए पर ले लेते हैं और 22% घर वो किराए पर लेकर महीनों महीनों रहते हैं। और इस दौर में यानी बीते 10 दिनों में वेनिस शहर से जब हवाई उड़ानें लौट रही थी यूरोप के दूसरी जगहों पर या फिर अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, हवाई जहाज भर भर के जा रहे थे क्योंकि वहां पर पर्यटकों की तादाद जितनी थी सभी लौट रहे थे। और पहली बार अरसे बाद या कहें काफी सालों के बाद उस कैनाल की सफाई हुई कि कोई भी वायरस उस कैनाल में ना रहे जो शहर के बीच से निकलता है। इस शहर को देखना हो तो एक फिल्म थी, बॉलीवुड की फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन और जीनत तमान पर एक गाना फिल्माया गया था इसी कैनाल में। 2 लफ्जों की है यह कहानी। लेकिन आज हम आपसे इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मौजूदा वक्त में एक ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने आई है और भारत भी उससे अछूता नहीं है, जहां पे हमें अपने आप को एक आइसोलेशन में रखना होगा। लेकिन इस आइसोलेशन की स्थिति के साथ हम वेनिस शहर को ही सिर्फ क्यों देखें? उसकी एक वजह है, क्योंकि इस शहर में 9 साल पहले 3 सितंबर 2011 को जब वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ था तो वहां एक फिल्म दिखाई गई थी। उस फिल्म का नाम था कॉन्टेजियन। मौका मिले तो आप देखिए जरूर, क्योंकि कॉन्टेजियन फिल्म जो है यह यूट्यूब पर भी मौजूद है और मौजूदा वक्त में अमेजन ने भी, जो अपने घर में जो नेटफ्लिक्स और अमेजन जुड़े हुए हैं, वह देख सकते हैं कॉन्टेजियन फिल्म। इस फिल्म को एक साइंस फिक्शन थ्रिलर के तौर पर इस फिल्म फेस्टिवल में रखा गया 9 साल पहले। और उस फिल्म को देखते समय लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और लोग यह सिर्फ सोच पा रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। यह पूरी की पूरी फिल्म दरअसल मौजूदा वक्त में जो समूची दुनिया जिन परिस्थितियों को भोग रही है, कमोवेश एक एक चीज उस फिल्म में है। और 9 बरस पहले इस फिल्म के जो राइटर स्कॉट जे बर्न्स थे, उनसे जब वहां पर सवाल पूछा गया कि आपके जहन में यह बात क्यों आई कि इस तरीके का वायरस समूची दुनिया में आ सकता, उन्होंने कहा यह फिक्शन है। लेकिन जब कोई नया वायरस आता है तो उसका सामना करने की स्थिति में हमारे पास हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं रहती और हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो हमने तो उस वैक्सीन को, किसी भी नई वैक्सीन को लाने के लिए क्या जद्दोजहद होती है और उससे पहले के क्या हालात हो सकते हैं, हमने ये फिल्म इसीलिए बनाई है। वेनिस शहर में जब 68th फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, उसके बाद इस फिल्म को सराहा बहुत गया, लेकिन एक डर भी था, एक खौफ भी था। और कमोवेश देखिए किस तरीके से इतिहास घूमते हुए दोबारा वेनिस शहर में एक ऐसे 9 बरस के बाद स्थिति पहुंच गया है जहां पर वेनिस शहर को छोड़ छोड़कर लोग जाते निकलते चले जा रहे हैं। वो एक ऐसा शहर है जहां बुजुर्गों की भी तादाद बड़ी संख्या में है और अक्सर वहां पर किश्तियां जो चलती हैं उसको चलाने वाले जो लोग रहते हैं वो बुजुर्ग ही आपको मिलेंगे। और एक लिहाज से इटली के भीतर का संकट यह है कि वहां पर एक पीढ़ी खत्म होने की स्थिति में है, जो पीढ़ी बुजुर्ग थी। दुनिया के सबसे ज्यादा मौत का सिलसिला जो कोरोना वायरस से शुरू हुआ है उसकी गिरफ्त में इटली है। लेकिन आज इन बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फिल्म, एक नॉस्टैल्जिया की तरह कोई व्यक्ति अगर सोचता है, समझता है, उससे पहले एक फिल्म और आई थी, द डे आफ्टर टुमारो। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यह फिल्म थी और इस फिल्म का भी दृश्य जो था, शुरुआत होती है उसमें भी भारत और दिल्ली के लाल किला के सामने का भी एक दृश्य है। और इस कोरोना शब्द नहीं दिया गया इस फिल्म में, लेकिन वायरस शब्द के साथ जो दिया गया, इसमें इंडिया का जिक्र भी है, किस तरीके से ये चीजें फैल रही हैं। और वैक्सीन है नहीं, लेकिन कौन कौन सी परिस्थितियां बनती चली जा रही है वो देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
और एक एहसास शायद दिल के भीतर जागेगा कि वाकई हमें एक आइसोलेशन की स्थिति में चले जाना है। अगर आप लार्जर देन लाइफ फिल्म को मानते हैं तो उस फिल्म के भीतर के सच को जब आप समझेंगे, इसीलिए इस फिल्म को मौका मिले तो जरूर देखिए। फिल्म का नाम है कॉन्टेजियन, CONTAGION। यूट्यूब पर भी है और अमेजन भी इसको दिखला रहा है। दरअसल इन बातों का जिक्र हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि भारत के भीतर का एक अजीबोगरीब संकट है। एक वक्त प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग को आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, और दूसरी तरफ इस देश की सियासत जो है सामूहिकता के साथ सत्ता पलटने और बनाने की परिस्थितियों से भी इसी देश में जूझ रही है। इसी देश के भीतर में कई पूर्व मुख्यमंत्री हों, कई पूर्व सांसद हों, कई पूर्व विधायक हों, लखनऊ के एक फेस्टिवल में, और वहां पर एक गायिका जो है, जो बॉलीवुड की जानी मानी गायिका है, उस गायिका के साथ वहां फेस्टिवल और उत्सव के उसमें है, और बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव पाई गई, तो कुछ लोग अब आइसोलेशन में चले गए हैं। दरअसल हमारे भीतर की गंभीरता इस देश में क्यों नहीं आ पाती है, या भरोसा जाग क्यों नहीं पाता है, उसकी कई वजह हो सकती है। लेकिन इस तरह की बीमारी जब पूरी दुनिया को डरा रही है, भारत में आइसोलेशन में खुद को लाने की परिस्थिति के बदले अगर लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश के हाथ में, ये देश जिन हाथों में है, उन हाथों पर भरोसा नहीं होता है। उनके दिमाग को लेकर लगता है कि शायद उन पर भरोसा कैसे किया जाए। ये एक असमंजस की स्थिति इस देश के भीतर है, क्योंकि आप माने ना माने लेकिन इस देश में सबसे ताकतवर अगर कोई होता है तो वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, वो विधायक होता है, वो सांसद होता है। और संयोग से कोई भी संकट अगर देश में आएगा तो उसी विधायक को जागृत होना है, उसी सांसद को जागृत होना है, उन्हीं सरकारों को जागृत होना है, उन्हें ही कार्रवाई करनी है, उन्हें ही रूल ऑफ लॉ बनाना है, उन्हें ही अपने तरीके से नियम कायदों को बनाना है, और उन्हीं को अपने तौर पर निर्देश भी देना है। जो निर्देश इस देश में अलग अलग सरकारों के जरिए दिए जा रहे हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन फिर भी एक असमंजस की स्थिति इस देश के भीतर क्यों रहती है, और एक ऐसी परिस्थिति क्यों आ जाती है जहां पर लगता है कि दरअसल खिलवाड़ तो हमारी जिंदगी के साथ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमको जो डेवलपमेंट चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं मिलता है। हम जो सोचते हैं कि हमारा विकास इस दिशा से होगा, राजनीति उसको नकार देती है, यानी राजनीतिक सत्ता नकार देती है। भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी से बड़ा कोई भी विधायक और एमपी होता है, ये फैक्ट है। अब तो भारत में जस्टिस से बड़ा भी कहीं ना कहीं इस देश की पार्लियामेंट और संसद के भीतर बैठी सत्ता हो गई है, यह भी हमारे सामने है। यानी देश एक वायरस से बचना चाह रहा है, लेकिन भोपाल के भीतर का नजारा यह है कि रात में डिनर आज दिया जाएगा, वो शख्स देने की तैयारी कर रहा है जिस शख्स को हो सकता है कल मुख्यमंत्री बनना हो, जो बीजेपी का नेता होगा। वह दावत दे रहा है सामूहिकता के बोध के साथ। यानी दिल्ली जैसी जगह नहीं बल्कि देश भर में बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द होने से पहले बकायदा वहां पर जो सुपरिटेंडेंट थे उनको बताया गया कि एक एक मीटर की दूरी पे बच्चों को बैठाइएगा, कोई खांसेगा भी तो उसको आप मास्क दीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति है, इस वायरस का कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। और ये एक सामूहिकता के साथ अगर लोगों को घेरने लगेगी तो मौत का तांडव लग जाएगा। ये इस फिल्म के भीतर का एक अनूठा सच है। इस फिल्म में भी किस तरीके से एक महिला है जो कि सिंगापुर या हांगकांग से आई है, और हांगकांग से जब लौटती है अपने शहर में, उसके बाद से जो स्थिति बनती चली जाती है, स्थिति इतनी विकट है। इस फिल्म को देखते समय यह महसूस होता है कहीं ऐसी स्थिति में हम लोग ना आ जाएं। डर लगता है, और शायद 2011 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी डर लगा था लोगों को, और इसीलिए उन्होंने सवाल किया था स्कॉट जे बर्न से, जो लेखक थे इसके। दरअसल ये समझना होगा कि हमारी अपनी दिशा क्या होगी। ये कैसे संभव है कि कोई सत्ता इंटेलेक्चुअली करप्ट हो, लेकिन वही सत्ता इंटेलेक्चुअली जागृत करना चाहे तो लोग मान लें। कोई सत्ता विकास के लिए एजुकेशन और हेल्थ को दरकिनार कर दे, लेकिन झटके में जब संकट आए तो एजुकेशन और हेल्थ की दिशा में देखने को कहे तो कैसे भरोसा जागृत होगा। कोई सत्ता अपने तौर पर बताती है, या कोई भी इस देश के पार्लियामेंट्रीज या एमएलएस जो होते हैं जिनके हाथ में पूरी कानून की ताकत हो गई है और वो सब कुछ अपने तौर पर मानते हैं, होर्डिंग इस देश में हो रही है,
इस दौर में, लेकिन क्या उसे रोकने के लिए अब तक कानून नहीं बन जाना चाहिए था? हमारे पास कुछ जानकारी आई, छत्तीसगढ़ से भी आई, कि वहाँ किस तरीके से उन्हें पकड़ा जा रहा है जो ज़्यादा कीमत में सामान बेच रहे हैं। अलग अलग जगहों से जानकारी आई है, लेकिन ये कैसे संभव है कि जो होर्डिंग कर रहे हैं, सामानों को घर में लिए जा रहे हैं, अपने अपने साथ रखते चले जाए। एक लंदन जैसे शहर में एक राशनिंग कर दी गई है कि आप कुछ भी सामान अनलिमिटेड दिया जाएगा। एक शहर का सवाल नहीं है, बल्कि एक देश का सवाल है, और देश के साथ जुड़ी उस मानसिकता का सवाल है। सवाल यह है कि अगर इस देश में ओपनली कहा जाता है कि आपको अब संयम बरतना है और खुद को अलग थलग रखना है, तो क्या ये नियम कायदे देश के विधायक और सांसदों पर लागू नहीं होते हैं, जो पार्टी लखनऊ में कर रहे थे, या भोपाल में जो सत्ता की दृष्टि से उनके लिए चीजें महत्वपूर्ण हो गई थी? और पत्रकार कोई अजर अमर तो होता नहीं है जिसे कवर करना मजबूरी है। उसके साथ भी यह घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ सवाल उसका भर नहीं है, बल्कि उसके जरिए एक सामूहिकता के साथ उस वायरस के फैलने का भी है। हम दरअसल इस बात का जिक्र आपसे आज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा कि आखिर अंतर क्या है इस देश में, इस दौर में। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें लगता है कि किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के चलने से कुछ नहीं होगा, हेल्थ सेक्टर नहीं चलेंगे तो नहीं चलें, कुछ नहीं होगा, यानी कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं होगा, डेमोक्रेसी भी नहीं है तो कुछ नहीं, क्या कर लीजिएगा आप, कुछ नहीं बचेगा। हमने देखना शुरू किया कि दरअसल स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश के 228 एमएलए जो हैं, उसमें से 100 एमएलए जो हैं वो सिर्फ स्कूल में पढ़े हैं। 3-4 तो ऐसे हैं जो सिर्फ साक्षर आप कह सकते हैं, उन्होंने एक स्कूल भी नहीं देखा है। लेकिन 100 ऐसे विधायक हैं जो कि स्कूलिंग तक पढ़े हैं। स्कूलिंग का मतलब है कोई 5वीं पास है, कोई 7वीं पास है, कोई 10वीं पास है, किसी ने 12वीं का एग्जाम दिया है। 100 विधायक। महाराष्ट्र में इससे पहले कमोवेश यही परिस्थिति आई थी। महाराष्ट्र के भीतर हमने देखा लगभग 98 विधायक ऐसे हैं जो वाकई स्कूल में ही पढ़े हैं, और उस उधर भी संकट एक विधायक का ऐसा है जो कि सिर्फ साक्षर है, उसने स्कूल भी नहीं देखा है। हरियाणा में तकरीबन 30 विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ स्कूल तक गए हैं। लेकिन इसके पैरेलल में एक चीज और आपके जहन में आनी चाहिए, क्या पढ़ाई से सब कुछ होता है? अगर पढ़ाई से सब कुछ होता है तो इसका दूसरा अक्स आपके जहन में तुरंत चीफ जस्टिस रहे गगोई भी आ सकते हैं, क्योंकि वह जिस इंस्टीट्यूशन के प्रतीक के तौर पर थे, और भारत में सुप्रीम कोर्ट जिस संविधान की व्याख्या करने के प्रतीक के तौर पर है, वह तो एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में देखा जाए, लेकिन वह भी अगर ट्रांसफॉर्म उसी तरीके से करते हैं जहां पर उनको सहूलियत चाहिए, उन्हें सुविधा चाहिए, और सत्ता भी एक एहसास कराती हो कि आप हमारे साथ रहें, या सत्ता दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एहसास करा रही हो कि यह सत्ता हमारे पास आ जाएगी, और जनता ने जो दिया समझा भोगा नवंबर दिसंबर के महीने में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे 2018 में, उसका कोई मतलब नहीं है। यह मतलब महाराष्ट्र में भी नहीं था, यह मतलब कर्नाटक में भी नहीं था, यह मतलब हरियाणा में भी नहीं था। यानी डेमोक्रेसी भी नहीं है। डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा आज हम और आप गढ़े, यह हमारे सामने एक सवाल है। हम कैसे यह कह दें कि एक वोट का अधिकार, जिस एक वोट के अधिकार के लिए पूरी संविधान सभा में बहस चलती रही, और बाबा साहब अंबेडकर भी अपने तौर पर कहते रहे कि क्यों वो चाहते हैं उनका जो अपना दलित तबका है उनके लिए, और उस ब्राह्मणिज्म के खिलाफ है। हम सारी फिलॉसफी को भी अगर आज मथना शुरू कर दे तो हमें लगता है कि चुनाव के वक्त की डेमोक्रेसी की परिभाषा और चुनाव के बाद की डेमोक्रेसी की परिभाषा झटके में बदल जाती है। उस परिभाषा में जनता शरीक है, इस परिभाषा में पूंजी शरीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक इसी तरीके से एजुकेशन क्यों होना चाहिए, शिक्षित लोगों को क्यों होना चाहिए, इस देश में लाइब्रेरी क्यों रहनी चाहिए, इस देश की अपने कल्चरल, अपने सांस्कृतिक महत्वता को क्यों सामने लाना चाहिए, हम नहीं समझ पाते हैं कि अगर सामने लाने की जद्दोजहद कमोवेश इस देश का हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा कुछ पढ़े लिखे समझे, आगे बढ़े, हायर एजुकेशन करे, लेकिन उनके लिए जो नियम कायदे बनाएंगे, उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप देना चाहेंगे, उन बच्चों को जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना होगा, उन बच्चों के लिए जब बजटिंग की व्यवस्था होगी कि कितनी किताब लाइब्रेरी में आई जाए, वही शख्स अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसकी जरूरतें क्या होंगी? यह एक कमाल की स्थिति है भारत के भीतर में। और इन स्थितियों के भीतर जब आप घुसना शुरू कीजिएगा, देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति तो वाकई इसलिए विकट है कि सुप्रीम कोर्ट बहस कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट
ने वो तमाम सवाल किए, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो नहीं हो, स्पीकर को कितने अधिकार हैं नहीं है, राज्यपाल के कितने पावर हैं, प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है। और उसमें लगे हुए जो वकील थे, एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हैं, एक तरफ अटॉर्नी हैं, यानी तमाम इंटेलेक्चुअल्स सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर बहस कर रहे थे। लेकिन फैसला क्या आया? और उस पूरे बहस को जब आप सुनिएगा जो 2 दिनों तक चली है, उस पूरे बहस को मंथन जब आप करना शुरू कीजिएगा तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि फैसला ये आएगा। ये फैसला तो पहले घंटे ही दिया जा सकता था, जिसमें विधायकों की मौजूदगी भी फ्लोर पे ना रहे और इस्तीफा उनका मान लिया जाए। यानी सशरीर किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉरपोरेट में, किसी भी सरकारी दफ्तर में कहीं पर भी एक सशरीर की मौजूदगी होनी चाहिए और एक नैतिक भाव होना चाहिए। हमारा कहना है कि मान लीजिए जो विधायक बेंगलोर में बैठे थे उनके भीतर एक नैतिक स्थिति थी या नहीं थी कि हम आकर बोले कि मिस्टर कमलनाथ आप लायक नहीं है, मिस्टर दिग्विजय सिंह आपने एक बंटाधार किया। ये बोलने की ताकत भी थी या नहीं थी? सामने आकर बोलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वही सवाल है, उसमें जो लोग थे, विधायक थे, उन विधायकों की फेहरिस्त देखिएगा तो उसमें कोई 7वीं पास है आदिल सिंह कासना, 8th पास है, 7वीं पास विजेंद्र सिंह है, 7वीं पास सुरेश धाकड़ है, 8वीं पास संतराम है। ये विधायकों की एक स्थिति बता रहे हैं। सवाल ये नहीं है जिसने पीजी किया है, क्योंकि हमने आपको एक उदाहरण दे दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा। और दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि जो सिर्फ आप साक्षर है, स्कूल नहीं देखा है, तो उसको हम मानते हैं कि ठीक है उसने नहीं पढ़ा लिखा होगा। अगर इस देश के 4260 विधायकों को आप देखें तो आपको जानकर हैरत होगी 1092 विधायक इस देश के ऐसे हैं जो सिर्फ स्कूल तक पहुंचे हैं और वो 12th की परीक्षा तक भी नहीं पहुंचे, मैट्रिकुलेट तक उनकी मैक्सिमम एजुकेशन है। ये कौन सी स्थिति है? हम अब इस सब के बीच में ये कैसी स्थिति है कि इस देश के भी ऊपर जो सरकार और प्रधानमंत्री का कथन लागू होता है वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण तो सत्ता है। तो हर चीज के लिए, हर किसी के लिए हर चीज महत्वपूर्ण होगी। और जब हर चीज हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होगी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही होगी कि हमको 2 जून की रोटी मिल जाए। और इस देश की स्थिति क्या है? इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बैठे हुए लगभग 91% लोगों के भीतर का संकट यह है कि उनके रोजगार नोटबंदी के बाद से खत्म हुए हैं, वो दिहाड़ी की परिस्थिति में आए हैं और दिहाड़ी मजदूरी कोरोना वायरस के पूरे प्रोसेस के भीतर से बीच में उनके पास कोई काम नहीं है। इन जनरल भी इकोनॉमी डूब रही थी, काम नहीं था, अब भी काम नहीं है। तो उनके भीतर के सवाल का जवाब कौन देगा? हम यहां पर एक बात और आपको बताएं, जब किसानों की खुदकुशी को लेकर मनमोहन सिंह, उस समय शरद जोशी हुआ करते थे, विदर्भ में वो काम कर रहे थे, मेरठ, विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाके में, तो उन्होंने उसको बुलाया था। तो शरद जोशी एक लड़की को लेकर आए थे, छोटी सी लड़की थी। उन्होंने बताया कि ये लड़की है जो कि इनके पिताजी ने खुदकुशी कर लिया, वो किसान थे। तो उनसे पूछा गया कि ये लड़की क्या करती है, तो उसने बोला कि ये माचिस बेचती है। तो माचिस बेचती है तो उसकी शरद जोशी ने कहा मैं इसको इसलिए लेकर आया हूं ये बताने के लिए कि जब वहां पर इतनी ज्यादा ओले और बरसात पड़े तो इसके सामने संकट यह था कि वो जो लकड़ी रखी हुई थी जो फैक्ट्री में जाकर देती थी और जो माचिस बेचने जाती थी, अगर वह उसको जला के उसकी गर्मी से मां बाप को बचा लेती तो 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि वह उसी को बेच के उसी के पैसे से पेट भरती थी। और अगर नहीं जलाती तो ऐसे ही उसके मां बाप मर जाते। अब वो क्या करेगी? ये सवाल शरद जोशी ने दिल्ली में रायसीना हिल्स पर पीएमओ के भीतर उठाया था। इस देश के भीतर की उन परिस्थितियों को झांकते हुए क्या यह संभव नहीं है कि नैतिक तौर पर एक बल इस देश के संसद के भीतर भी, सांसदों में भी आ जाए, मंत्रियों में भी आ जाए, प्रधानमंत्री में भी आ जाए, विधायकों में भी आ जाए, और जब वो कह रहे हो तो उसका एहसास देश को हो, लेकिन इसके लिए आपको खुद को लेकर ईमानदार होना होगा। और ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी कि ये अनुकूल हमारे था तो आज हमने ये परिभाषा गढ़ ली, कल हमारे लिए ये अनुकूल होगा तो हम ये परिभाषा गढ़ लेंगे। वेनिस शहर में किसी ने सोचा नहीं था 2011 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जब ये कॉन्टेजियन फिल्म चल रही थी कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है। और अब जब वो स्थिति आई है तो उसका एक हिस्सा यह है कि अमेजन ने जारी किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखें, जिससे उसकी अपनी जाहिर है टीआरपी का चक्कर होगा। लेकिन इस फिल्म के भीतर का संकट जो है वो ऐसा संकट है जिस संकट से हमें लगता है कि भारत ना जूझे।
जो सामानों की कमी, जो लूटपाट की परिस्थितियां, मौत का सिलसिला, कुछ मायने नहीं रखता है क्या पैसा है क्या नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता है आप किस पद पर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं। और स्थिति आ जाती है कि वहां के पार्लियामेंट्रीज को अंडरग्राउंड होना पड़ता है। और दूसरी स्थिति भी आती है कि लोगों को बचाएं, कि जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं, यह भी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है कि इस तरीके से ये सारी स्थितियां हम लोग देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां कमोवेश हर जगह चल रही है, अपने तौर पर चल रही है। इसीलिए सवाल है कि क्या हम अपने आप को किन परिस्थितियों में ले आकर रखने की कोशिश करें, और हमारे पास क्या वाकई ऐसी स्थिति बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। क्योंकि आपकी परिभाषा या इस देश के भीतर की सत्ता की परिभाषा अक्सर इसलिए डरा देती है क्योंकि कभी कभी लगता है ये कह तो रहे हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन ये इनके हाथ में ऐसा कानून है, ये रोक क्यों नहीं लगा देते हैं, ये बात क्यों नहीं। अगर मान लीजिए बहुत छोटा सा हिस्सा है, कमलनाथ इस्तीफा देने जा रहे थे, उनके पास बहुमत नहीं है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला पहले ही दिन लिख के आ चुका था। एक थर्ड पार्टी ने फैसला लिख दिया था कि 2 दिन आप सुनवाई कीजिए और बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ तमाम चीजों पर तर्क होंगे और उन तर्कों के सहार सब लोग बताएंगे ये करना है वो करना है, और उसके बाद वो फैसला सुना दीजिए। तो जब ये स्थिति, आप इतने ताकतवर की स्थिति में इस देश के भीतर में परिस्थितियां बन चुकी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लगता है कि उस पूरी बहस से इतर है, यकीनन इतर, आप 2 दिन के बहस को सुनिए अगर, बिल्कुल अलग है। तो फिर अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो सीधे ऐलान करना है कि आप गद्दी छोड़ दीजिए और आइसोलेशन में चले जाइए, अन्यथा आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या जाता है इसमें इस देश के, क्योंकि जब इतना पैसा इस देश के भीतर में है और वही पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर में है, जिसको कहने में आज जब इस्तीफा दे रहे थे मुख्यमंत्री तो कह रहे थे 35 करोड़ 50 करोड़, ये अगर हर को पैसा दिया जा रहा है तो इसकी कोई एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अब सवाल है कि आपकी ब्लैक मनी को लेकर क्या ट्रांसपेरेंसी है, उस विधायकों के टैक्स देने को लेकर क्या है, जीएसटी देने को लेकर क्या है उनकी ट्रांसपेरेंसी। एक आम आदमी हर चीज इस देश के भीतर में तमाम स्थितियों में इसलिए जीता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं भरेगा तो उसके, वो एक लिहाज से अपनी ही एफआईआर लिख रहा है। लेकिन इस देश में जैसे ही आप पार्लियामेंट्री हो जाते हैं या फिर आप विधानसभा में पहुंच जाते हैं या पॉलिटिकल सर्किल से आप जुड़ जाते हैं तो आप सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यह संकट है। आप संवाद बनाकर एक लिहाज से देश को बताते हैं और आपकी सारी ऊर्जा उस बताने के लिए में खर्च हो जाती है, और उस बताने के लिए जो अलग अलग प्रचार के माध्यम होते हैं उसी पर सारी पूंजी खर्च हो जाती है। इसीलिए अगर ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ मौजूदा वक्त की सत्ता का मसला नहीं है, यह कमोवेश हर सत्ता के साथ रहा है। मौजूदा सत्ता ने अति कर दी है, यह एक फैक्ट है। क्योंकि जो प्रचार प्रसार की रकम है, इतनी रकम पिछले 6 साल में जितनी खर्च हुई है उतनी खर्च कभी भी मनमोहन सिंह 10 साल में नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने किया है, यह भी फैक्ट है। कम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है लेकिन कम किया है। अब तो ट्रांसपेरेंसी के साथ अति है। सबसे देश का शिक्षित पावरफुल व्यक्ति भी उसी रूप में शिफ्ट होता है जिस रूप में सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ शख्स उसी रूप में सत्ता के लिए शिफ्ट हो जाता है। एक राज्यसभा में आता है, दूसरा विधानसभा में जाता है। जनता क्या करे? इस देश में होर्डिंग करने वालों पर रोक तुरंत लगनी चाहिए। अगर इस दौर में क्राइसिस की स्थिति है, उन सक्रिय कर देना चाहिए। सवाल ताली बजाने का और ढोल पीटने का वक्त ये नहीं है, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। आवाजाही इस तरीके से करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से, ये तो सबसे बेहतरीन चीज है कि कम से कम किसान जो इस देश में उपजाता है, और वह एक लिहाज से सबसे ज्यादा गेहूं उपजा रहा है, आलू उपजा रहा है, दाल उपजा रहा है इस दौर में, उसके माल को किस रूप में पहुंचाना है और जिस ट्रक के जरिए वो आएगा उसको किस रूप में सैनिटाइज करना है। एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें क्यों नहीं हो रही है इस देश में? सिर्फ एक ऐलान कर देने से, राष्ट्र के नाम संदेश देने से, और अब वहां पर सत्ता मान लीजिए पलट गई, वहां दूसरी सत्ता आ जाएगी। हम उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहते हैं। आज सिर्फ मसला एक ही है, एक लगना चाहिए कि यह देश एक सामूहिकता के साथ खड़ा है। इसमें इसका एहसास नहीं होना चाहिए कि आपने कह दिया और अपने काम पूरा हो गया, उसके बाद तमाम मुख्यमंत्रियों से चाहे बात कर लीजिए, उससे क्या होगा? उसका असर हर कोई अपने अपने दायरे में अपने अपने तरीके से परिभाषित करके देख रहा है। सबसे बड़ा संकट यही है। और दुनिया के तमाम विकसित देशों के तमाम बेहतरीन शहरों का हाल कम से कम देखना शुरू कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस कोरोना वायरस का मतलब क्या है, यह कितना घातक है। सुझाव यही है, वाकई अपने आप को अलग कीजिए,
और ऐसे मौके पर बाहर हम लोग लगातार जो कहते हैं उसको अब अपने आप को एक पहचानने की परिस्थिति में आए आंतरिक तौर पर, और एक नैतिक बल इस देश के भीतर में पैदा करें जिसके बाद इस देश की उस राजनीतिक व्यवस्था को डिगा दें, व्यवस्था बदलने की दिशा में बढ़े कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यह देश सबका है और इस देश में सिर्फ सत्ताधारी ये ना सोचे कि यह देश को वो अपने तरीके से हाँक सकता है। आज ये परिभाषा बोलेगा, कल दूसरे तरीके से डिफाइन करेगा। मेरे ख्याल से ये स्थितियां नहीं चलेगी। पार्लियामेंट के भीतर भी 10 मैट्रिकुलेट हैं, 10 मैट्रिकुलेट नहीं मतलब 10% है, 54 मैट्रिकुलेट है, वो भी स्कूलिंग से ही निकल पाए हैं। यह भी इस देश का सच है। और इस देश के भीतर का सच यह है, हमने इससे पहले एक एपिसोड में जब इस देश की मुद्रा योजना के बारे में बताना चाहा तो हम बता दें कि हमारे पास कई सारी जानकारियां आई। एक अरिंदम घोष हैं जो बताते हैं कि उनकी पत्नी सुचित्रा घोष जो है SBI से 3,80,000 रुपए मिले, लेकिन जो रकम मिली वो रकम मिलते मिलते 1 लाख उन्हीं को देना पड़ा GST के मद्देनजर। रकम मिली 2,56,000 और स्थिति और विकट हो गई। कुल मिला के उन्होंने केस कर दिया, केस हो गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक PNB से मिलने की बात हो रही थी, 47,000 रुपए मिला, लेकिन उनका कहना है सोर्स भी लगाना पड़ा, पैसा भी देना पड़ा। एक शख्स ने कहा है कि 10,000 रुपए घूस दिए हैं तब 50,000 मिला है, 50,000 नहीं 40,000 मिला है, 50,000 पे साइन कराया गया है। एक शख्स ने कहा 2016 में आवेदन दिया है पुष्कर कुमार ने, लेकिन अभी तक लोन नहीं। ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त है और कई लोगों ने जागृत किया। अगर आप और इसको सफाई के साथ क्लियर तरीके से बता पाए, हम एक कोशिश करेंगे कि कम से कम सिर्फ और सिर्फ मुद्रा योजना का बेसिक सच क्या है इस देश के भीतर का, वो हम आपको अगले एपिसोड में आपके सामने रख पाए। और मौजूदा वक्त में कम से कम स्थिति यह है, कोई अजर अमर नहीं है और नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ जिन चीजों को कहा जाता है वो कमोवेश सब पर लागू करने की परिस्थिति में जब तक सत्ता नहीं आएगी, सत्ता को कई नजरों से देखा जाएगा और सारी चीजें आखिर में उसी शोर हंगामे में गुम हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कितने सन्नाटा इस देश के भीतर उसके बाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।